प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो चारों तरफ सभी दिशाओं में फैलती हैं, लेकिन अगर इसके आगे हम एक टुर्बुलेंट की फिल्म लगा दें तो क्या करता है, ये जो टुर्बुलेंट की फिल्म है ये इस प्रकाश तरंगों के कंपन की दिशा को केवल एक दिशा में सीमित कर देता है। ठीक है, तो ये जो घटना होती है इसी को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। जब प्रकाश उत्पन्न करने वाले विद्युत क्षेत्र का कंपन सीमित होकर केवल एक दिशा में रह जाता है तो ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और ये घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती, क्योंकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाओं द्वारा प्रकाश तरंगों की प्रकृति के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की होती हैं। ठीक है, परंतु ध्रुवण की घटना द्वारा यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण के कंपन की दिशा के लंबवत तलों में कंपन करते हैं। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव वैद्युत वेक्टरों के कंपन के कारण होता है। ध्रुवण की जो घटना होती है ये केवल प्रकाश में होती है और ध्वनि में नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे, ठीक है, प्रकाश दो प्रकार के हो गए। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जब भी अध्रुवित प्रकाश में जो प्रकाश वैद्युत वेक्टर जो होते हैं उनके कंपन के जो संचरण की दिशा होती है वो सभी दिशाओं में होती है इस तरीके से। ठीक है, तो अध्रुवित प्रकाश को टुर्बुलेंट क्रिस्टल पर भेजकर घुमाने से निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में होती है। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अगर किसी युक्ति द्वारा साधारण प्रकाश के वैद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की लंबवत तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक दिशा में सीमित कर दिया जाए तो यह घटना क्या कहलाती है, ध्रुवित प्रकाश कहलाती है। जैसे ये एक दिशाओं में संपन्न कर रहा है, ये चारों दिशाओं में संपन्न कर रहा है, तो ये तरंग संचरण की दिशा हो गई। अब अगर इसको हम कागज़ टुर्बुलेंट क्रिस्टल लगाकर अगर हम इस संचरण की दिशा को कागज़ तल के लंबवत कर दें, कागज़ तल के समांतर कंपन में करा दें, ठीक है, तो या दूसरी प्रकार से कर सकते हैं, अगर हम इसको कागज़ तल के लंबवत कंपन करा दें। ठीक है, तो अध्रुवित प्रकाश में प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में कंपन की सभी दिशाएं संभव हैं। अतः अध्रुवित प्रकाश को एक तारे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब कंपन कागज तल के लंबवत एक सीधी रेखा के अनुदिश होते हैं तो वे बिंदुओं के रूप में निरूपित किए जाते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन का तल तथा ध्रुवण का तल। तो पहला टॉपिक है कंपन का तल। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तथा प्रकाश के संचरण की दिशा दोनों ही स्थित हों वो कंपन तल कहलाता है। जैसे ओ डैश प्रकाश के संचरण की दिशा है, ठीक है, तथा ABCD जो है इसमें ये कंपन तल है। प्रकाश के संचरण की दिशा और कंपन तल के लंबवत तल ध्रुवण तल कहलाता है। जैसे यहाँ पे A डैश B डैश C डैश D डैश ये ध्रुवण तल है और ध्रुवण तल में प्रकाश के वैद्युत वेक्टर नहीं
होते हैं। ध्रुवण तल में प्रकाश के वैद्युत वेक्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां। पहला है परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना। ठीक है, जब सामान्य अथवा अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच आदि के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो यह आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। जब सामान्य अथवा अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच इत्यादि के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो यह आंशिक रूप से अध्रुवित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है। आपतन कोण मान लिया आईपी है। ठीक है, तो एक विशेष आपतन कोण आईपी के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है तथा इनके कंपन आपतन कोण के लंबवत होते हैं। तो इस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। ध्रुवण कोण पर परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे परस्पर लंबवत होती हैं। परावर्तक माध्यम के अपवर्तनांक n व ध्रुवण कोण IP पर निर्भर करता है। तो n इज इक्वल टू tan IP। एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है तथा इसके कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं। अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है और इसके कंपन आंशिक रूप से आपतन तल के लंबवत व पूर्ण रूप से आपतन तल के समांतर होते हैं। तो ब्रेवेस्टर ने एक नियम दिया था, ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या मतलब tan माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी n इज इक्वल टू tan IP, जहाँ पे IP क्या है, ध्रुवण कोण है। तो माना ये XY एक कांच है जिस पर PQ आपतित किरण, QR व QS परावर्तित व अपवर्तित किरण है तथा पृष्ठ XY पर आपतन कोण IP व अपवर्तन कोण R है। तब स्नेल के नियम से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन IP अपान साइन R, परंतु n इज इक्वल टू क्या होता है, tan IP। परंतु स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन IP अपन साइन R। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हमें मालूम है tan IP होता है। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन IP अपन साइन R। तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन IP अपान साइन R इज इक्वल टू साइन IP अपान कॉस IP। तो कॉस IP इज इक्वल टू साइन R। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस R इज इक्वल टू साइन R। तो 90 माइनस R इज इक्वल टू R। तो IP प्लस R इज इक्वल टू 90, यानी क्या हो गया, परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। इस स्थिति में परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। जब दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश का केवल एक भाग, जिसका वैद्युत क्षेत्र सदिश आपतन तल के लंबवत होता है, वो परावर्तित होता है। ठीक है, वायु और कांच के लिए जो ध्रुवण कोण होता है उसका मान 57 डिग्री होता है। ठीक है, और यदि माध्यम जो है, माध्यम युग्म के लिए क्रांतिक कोण अगर C है और सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन C। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, tan IP। तो यहाँ से tan IP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान
साइन सी। तो साइन सी इज इक्वल टू 1/tan IP। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, cot IP। एक क्वेश्चन कह रहे हैं एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। तो ठीक है, तो हमें माध्यम का अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, tan IP। तो क्या हो जाएगा ये tan 60। तो tan 60 का मतलब √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 1.732 आ गई। अब ठीक है, अगर ध्रुवण कोण IP है, अपवर्तन कोण R है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस IP, यानी 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये अपवर्तन कोण का मान आ गया। ऐसे ही कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश जब जल पर 53 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर समतल ध्रुवित हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है अपवर्तन कोण और जल का अपवर्तनांक। और tan 53 डिग्री की वैल्यू क्या दी हुई है 1.327 दिया हुआ है। तो IP इज इक्वल टू कितना है 53 डिग्री यहाँ पे। तो IP प्लस R कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो R बराबर 90 माइनस IP, यानी 90 माइनस 53 यानी 37 डिग्री। ठीक है, तो n इज इक्वल टू tan IP। तो IP यानी tan 53 और tan 53 की वैल्यू दी हुई है 1.327, यही आंसर हो जाएगा।